तुम्हारा एसआईपी तुम्हें गरीब बना रहा है। आप में से कुछ लोग इस पर्टिकुलर वीडियो से ऑफेंड होंगे, लेकिन जो लोग एंड तक देखेंगे ना, उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ से समझ में आएगा। और अगर आप लोग भी कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड का एनालिसिस चाहते हो कि मैं आपको करके दूँ, वो भी अनबायस्ड, तो कमेंट्स में अपने म्यूचुअल फंड का नाम लिख दीजिएगा। आज मैं तुम्हें एक फंड दिखाऊंगा जो हर प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 रैंक कर रहा है, हर डिस्ट्रीब्यूटर रेकमेंड कर रहा है, हर यूट्यूब चैनल कहीं ना कहीं इसके बारे में चर्चा करता है, हर बड़ा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इसके बारे में बात कर रहा है, इवन जिनके 10-20 करोड़ के पोर्टफोलियो हैं। और हर कोई बात कर रहा है किस प्रकार से ये 29% का सीएचआर सिंस इंसेप्शन बना के दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं बंधन स्मॉल कैप का। आप में से काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी रिव्यू करो, तो ये अनबायस्ड वीडियो है और मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा कि वो 29% का नंबर कितना ज्यादा हॉलो है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है और क्यों तुम्हारा पैसा आज एक ऐसी जगह बैठा है जहां से अगला डिकेड का रिटर्न तुम्हें रात को नींद नहीं आने देगा। चलो शुरू करते हैं। कुछ भी पसंद आए इस वीडियो में लाइक कीजिएगा। अगर 10,000 से ज्यादा लाइक आएंगे तो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड मैं जल्दी कवर करूंगा। देखिए, बंधन स्मॉल कैप लॉन्च हुआ था फरवरी 2020 में। एक महीना, सिर्फ एक महीने पहले, जबकि इस देश का सबसे बड़ा क्रैश रीसेंट इंडियन हिस्ट्री में हुआ था। मैं बात कर रहा हूं मार्च 2020 में, कोविड हिट हुआ था और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स वीक्स में ऊपर से 40% उस समय पे गिर गया था। अब क्या हुआ उसके बाद, अब समझिए। जून 2020 से रिकवरी शुरू हुई और 2021 से 2024 तक, 21 से 24 तक स्मॉल कैप्स में एक ऐसा बुल रन आया कि हर चीज उड़ रही थी, हर फंड उड़ रहा था, हर स्टॉक उड़ रहा था। कोई भी फंड मैनेजर होता, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंसान उस वक्त लॉन्च अगर कर रहा था अपने फंड हाउस को, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स मिल ही रहे थे। तो जब तुम स्क्रीनर पे 5 ईयर रिटर्न देखते हो तो तुम एक्चुअली क्या देख रहे हो? तुम देख रहे हो एक फंड जो नियर बॉटम पे लॉन्च हुआ और पूरे बुल रन को राइड किया। ये अल्फा नहीं होता मेरे भाई, ये टाइमिंग है जिसको स्किल का मास्क पहना दिया गया है। इसको समझो, एक एग्जांपल फिशरमैन की तरह। एक मछली वाला है जो पहली बार अपना जाल डालता है मछली को पकड़ने के लिए, और एग्जैक्टली उसी वक्त डालता है जब उसके गांव में डिकेड की सबसे बड़ी फिश माइग्रेशन चल रही है, हर नदी की मछली उधर ही घूम रही है, उसी समय पे ये नेट डालता है। उसने प्लान नहीं किया था, उसने अर्न नहीं किया था, लेकिन अचानक से जब वो डालता सारी मछलियां आ जाती है। अबंडेंस इतनी ज्यादा थी कि जाल खुद ही भर गया। 4 साल तक सबसे बड़े कैचेस उसी ने किए। अब ये स्किल नहीं थे, ये माइग्रेशन थी। और उन 4 सालों को देख के सबने उसी को पैसा दे दिया कि भाई तू और बड़ा नेट खरीद, तू बहुत इंडस्ट्रियल स्केल पे इस चीज को बना, ताकि एक टाइम आएगा जब सारी मछलियां तू पहले के जैसे खरीदेगा। अब एक समय आया 4 साल बाद जब माइग्रेशन खत्म हो गई, अबंडेंस चले गई, और ये पहली बार है जब मछली वाले को एक्चुअली मछली पकड़नी है अपने स्किल से। लेकिन मछली पकड़ना सीखने की जगह उसने पानी में इस बार सोचा कि पिछले बार मैंने एक हुक डाला था, इस बार 400 हुक डाल दूंगा तो अपने आप मछलियां आ जाएंगी। लेकिन मछलियां नहीं फंसी, और डेस्परेशन में उसने इसको नाम दिया डाइवर्सिफिकेशन। पहले जितनी एक नेट ने मछली पकड़ी थी, ये 400 नेट मिला के भी उतनी नहीं पकड़ पाए। अब फैक्ट्स पे आते हैं, ये तो एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा था। आज इस स्मॉल कैप फंड में 245 स्टॉक्स है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 250 स्टॉक्स होते हैं, तो यहां पर केवल 5 स्टॉक्स का फर्क रह गया है पूरे इंडेक्स के बीच में और इस फंड के बीच में। तो भाई तुम एक्टिव फीस जो दे रहे हो, ऑलमोस्ट 0.5% का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान पे, और रेगुलर प्लान पे 1.62% जो फंड मैनेजर और डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो, तुम उसके बदले में क्या पा रहे हो? एक पोर्टफोलियो जिसमें टॉप 10 होल्डिंग्स मिला के भी केवल 20% फॉर्म करती हैं। सबसे बड़ी होल्डिंग जो एकमात्र है वो 4% से कम है, और बाकी 235 स्टॉक शेयर है जो 80% पोर्टफोलियो का शेयर बनाते हैं। एवरेज पोजीशन मात्र 0.35% होल्ड करती है। ये पोर्टफोलियो नहीं किसी भी रेशनल सेंस में है, ये एक लिस्ट है। तुम एक प्रोफेशनल को इसलिए हायर करते हो भाई, ताकि उसका एक ओपिनियन हो, उसका एक व्यू हो, उसका कन्विक्शन हो, उसका एक बेट हो, कुछ ऐसा जिसमें वो इतना ज्यादा बिलीव करता है कि तुम्हारे जब वो पैसे लगाता है तो उससे पैसे और ज्यादा ग्रो करेंगे। लेकिन अगर उसके पास 245 ओपिनियंस हैं तो उसके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, उसके पास केवल एक स्प्रेडशीट है।
एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, लेट चार्ली मंगर के हिसाब से वो एक शब्द यूज करते थे, डाइवोर्सिफिकेशन, WORSI, नॉट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवोर्सिफिकेशन और इसमें अंतर समझिए, डाइवर्सिफिकेशन होता है सही 30 पेड़ों को ओन करना, डाइवोर्सिफिकेशन होता है एक बगीचे में 245 ट्रीज को ओन करना और सोचना सब बढ़िया फल देंगे। अब कंपेयर करते हैं एक और फंड के साथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ। देखिए सेम मार्केट है, सेम देश की बात कर रहे हैं, सेम मैक्रो है, बट उनके टॉप 5 होल्डिंग्स पोर्टफोलियो के 46%। इससे पहले जाके जंप करके वही खरीद लो, पहले इस पूरे वीडियो को देखो। टोटल 22 स्टॉक है, तुम पोर्टफोलियो देखो तो तुरंत समझ में आता है कि मैनेजर क्या सोचता है और क्यों सोचता है। तुम एग्री या डिसएग्री जरूर कर सकते हो हर एक बात से, दैट इज योर पॉइंट, लेकिन आप समझो एक्टिव फंड मैनेजर आर्ग्यूबली उसको एक साथ 245 स्टॉक्स अगर ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो आंसरेबल हो जाता है। क्योंकि देखिए आप समझिए, मात्र 0.35% का अगर पोजीशन है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे दोस्त। वो सिंपल से एक चीज बता रही है कि मेन मैनेजर का व्यू एब्सेंट है। अच्छा, आप कुछ लोग बोलोगे भाई तुम नेगेटिव कैंपेन कर रहे हो किसी की पॉजिटिव, समझो जो फंड मैनेजर ने 29% सीएजीआर डिलीवर किया था इस पर्टिकुलर फंड हाउस में, वो इंसान ही अलग है और अब वो फंड मैनेज ही नहीं करता। मैं बात कर रहा हूं अनूप भास्कर। अनूप भास्कर ने फंड मैनेज किया था इंसेप्शन से लेकर जनवरी 2023 तक। उन्होंने कोविड के बॉटम को राइड किया और उन्होंने पूरे स्मॉल कैप बुल रन को राइड किया, और उनके टेन्योर में वो 3 साल में 55 से 60% का सीएजीआर आपको दिखाता। तो हाल फिलहाल में जो 29% सिंस इंसेप्शन देख रहे हो किसी भी स्क्रीनर पे जाके, किसी भी पोर्टफोलियो पे जाके, आप समझो वो ब्लेंडेड नंबर है। दो अलग इंसान, दो अलग स्ट्रैटेजीज लगी है, दो अलग मार्केट साइकिल लगे हैं, बट एक हेडलाइन नंबर आपको हर कोई दिया जा रहा है। मनीष गुनवानी जी ने जनवरी 2023 में टेक ओवर किया था। बहुत ही ब्रिलियंट इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, लेकिन पर्पस क्या आपका सॉल्व होगा समझिए। वो फॉर्मर सीआईओ थे निपॉन इंडिया का, मतलब उनके पास 1.2 लाख करोड़ की इक्विटी एयूएम को मैनेज करने का अक्रॉस एवरी कैटेगरी, हर कैटेगरी को मिला दो उतना एक्सपीरियंस है। लार्ज कैप उधर मैनेज किया, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब। लेकिन भाई एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है, वो एक जनरलाइज सीआईओ हैं जो कि स्केल मैनेज करते हैं जब कोई भी फंड हाउस बड़ा हो जाता है। स्मॉल कैप का अल्फा एक कंप्लीटली डिफरेंट एंगल और गेम से आता है, वो कॉन्सेंट्रेशन से आता है, कन्विक्शन चाहिए रहता है उसके लिए। अनडिस्कवर्ड बिजनेस पे आपको हाई स्टेक्स लगाना पड़ता है मैनेजर को। वो जब इस तरह के बेट्स लेते हैं तभी तो स्मॉल कैप इंडेक्स का, जब हम बोलते हैं स्मॉल कैप फंड का 20 साल का सीएजीआर 18% 19% कैसे बनता है, बिकॉज इसी तरह के मैनेजर होते तब बनता है। लेकिन ये एक जनरलाइज सीआईओ है। अगर तुम पोर्टफोलियो में ऑलरेडी देख सकते हो, और अभी जाके चेकआउट करो भाई, ईटी नाउ ग्रो किसी में भी, आईएनडी कहीं पर भी जाके देखो, 245 स्टॉक्स है, तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट यहां पर बना लिया गया है। देखो अब आइसोलेट करोगे अगर गुनवानी जी का पीरियड और उसके पहले का पीरियड, तो लास्ट 12 महीने में इस फंड का रिटर्न 1% से भी कम है। मतलब अल्फा रेशियो डीपली नेगेटिव है, -44.9% है। दिसंबर 2024 के टॉप से एनुअलाइज सीएजीआर -5 to 6% है। जो भी इंसान ने पीक पर एसआईपी स्टार्ट किया है या फिर बढ़ाया है, वो 29% वाला नंबर देख के ही आया है। वो आज फिलहाल अपने पोर्टफोलियो में लॉस में है। आपको समझना पड़ेगा, यहां पर एक एक इफेक्ट होता है, उसको मैं समझाता हूं, कोबरा इफेक्ट होता है। देखिए ब्रिटिशर्स जब थे इंडिया में, तो उन्होंने इंडिया में कोबरास मारने के लिए एक बाउंटी रखा था। उन्होंने कहा लोगों ने कोबरास जो मारेंगे उनको पैसा मिलेंगे। लोगों ने उल्टा कोबरास ब्रीड करने शुरू कर दिया रिवॉर्ड लेने के लिए। सोल्यूशन ही प्रॉब्लम बन गया। सेम प्रॉब्लम यहां पर है, समझो इस बात को। मैं किसी को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं। फंड हाउस का प्रॉब्लम था लो विजिबिलिटी, लो एयूएम, लो रेवेन्यू। सोल्यूशन था कि 3 से 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़ाओ, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा दो, डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको पुश करेंगे, यूट्यूबर्स को पैसा दो, यूट्यूबर्स उसको पुश करेंगे, बड़े बड़े लोगों को पॉडकास्ट पे भेजो, वो उसको पुश करेंगे। और रिवॉर्ड क्या हुआ इसके चक्कर में, इसका एयूएम 20,000 करोड़ प्लस हो गया। लेकिन वो 20,000 करोड़ जो बना है वो पास्ट परफॉर्मेंस वैलिडेट करता है। एग्जैक्टली वही तुम्हारे फ्यूचर रिटर्न्स के लिए जहर बन जा रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। स्मॉल कैप फंड मैनेजर को जेन्युइन अल्फा जनरेट करने के लिए स्मॉल एयूएम ही रखना पड़ता है।
तभी वो फास्ट मूव कर पाता है, कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले पाता है, जेन्युइनली अनडिस्कवर्ड बिजनेसेस को खरीद पाता है। फंड हाउस को एयूएम चाहिए फीस के लिए, क्योंकि जितना बड़ा एयूएम उतना ज्यादा फीस कमाता है फंड मैनेजर। इन्वेस्टर को लेकिन एज एन इन्वेस्टर, हम लोग क्या इन्वेस्टर हैं, उनको स्मॉल फंड चाहिए रिटर्न्स के लिए। ये दोनों इंसेंटिव्स एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं और फंड हाउस इधर ही जीत रहा है। जो एयूएम आया स्मॉल कैप के कन्विक्शन की वजह से, उसने वही स्मॉल कैप कन्विक्शन को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया। कोबराज ब्रीड हो रहे हैं तुम्हारे एसआईपी के अंदर। अब सिंपल सा मैथ समझो, एक ब्रूटल मैथमेटिक कैलकुलेशन समझाता हूं, अभी तक कुछ भी समझ में आया लाइक कर देना भाई, ठीक है। 2018 के लास्ट स्मॉल कैप बुल साइकिल के टॉप से स्मॉल कैप इंडेक्स ने रफली केवल 6.5% सीएजीआर दिया है टॉप से। बेस्ट फंड्स ने 11 से 12% दिया है। अगर किसी ने कन्विक्शन से भी बॉटम पर इन्वेस्ट किया है 2019 में, तो इंडेक्स ने 16.75% का रिटर्न दिया है और बेस्ट फंड्स ने 18 से 19% का रिटर्न दिया है सीएजीआर के हिसाब से। तो समझो एंट्री पॉइंट का फर्क देखो। सेम फंड, सेम मार्केट, सेम मैनेजर, बॉटम से अगर लिया तो 19%, ऊपर से लिया तो 6.5% का सीएजीआर। ये गैप तुम्हारे एसआईपी के पूरे डिकेड की ट्रैजेक्टरी डिफाइन करता है। और ये मार्केट टाइमिंग नहीं है, ये बेसिक वैल्यूएशन का मैथ्स है। मंगर भाई साहब ने कभी मार्केट को टाइम नहीं किया, लेकिन मंगर भाई साहब ने कभी भी किसी भी बिजनेस के लिए कोई भी प्राइस भी नहीं दिया। आप समझो, चार्ली मंगर जी की बात करें तो वैल्यूएशन एट एंट्री डिटरमाइंस योर लॉन्ग टर्म रिटर्न, ऐसा वो हमेशा कहते थे। ये इन्वेस्टिंग का बहुत ही कॉमन सा फाउंडेशन होता है। एसआईपी डिसिप्लिन का टूल है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का टूल नहीं है। लेकिन एसआईपी तुम्हें ये सोचने से एग्जेम्प्ट नहीं करता है कि तुम क्या खरीद रहे हो और किस प्राइस से खरीद रहे हो। 2024 के स्मॉल कैप पीक से अगले डिकेड तक फंड मैनेजर इंडिया में 10% से ज्यादा सीएजीआर नहीं दे पाएंगे अगर आपने पीक से खरीदा है। प्लीज इस बात को समझो, क्योंकि तीन चीजें एक साथ अगेंस्ट है। पीक एंट्री के वैल्यूएशन, मैसिव एयूएम और 200 से 300 स्टॉक्स हैं काफी सारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज में। तीनों ऑड्स साइमल्टेनियसली स्टैक हो जाते हैं आपके अगेंस्ट में। और अगर तुम रेगुलर प्लान पे हो तो भैया तौबा तौबा, वहां पे तो आप ऑलरेडी 1.1% दे रहे हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर को जब एक्स्ट्रा देते हो, ये ना फंड मैनेजर के पास जा रहा है ना किसी और के पास, ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है। तो 10 साल में जब आप इसका एनुअलाइज कंपाउंडिंग रिटर्न देखते हो तो ये 1.1% भी बहुत बड़ा बन जाता है। तभी इसी चक्कर में अभी लास्ट 5 साल की अगर आप बात कर लो, डायरेक्ट फंड में जिसने इधर इन्वेस्ट किया 29% का रिटर्न बनाया, लेकिन रेगुलर फंड में 26.6% का रिटर्न बनाया। यहां पर आपको डिफरेंस क्लियरली यहां पर दिख रहा होगा कि तुम्हारे जो डिस्ट्रीब्यूटर का कट है वो कंपाउंड हो रहा है, लेकिन आपका वेल्थ आगे कितना कंपाउंड होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट बहुत सारे लोग रेगुलर होके इसमें जा चुके हैं। अच्छा, एक और फेमस एग्जांपल देता हूं पीटर लिंच भाई साहब का। पीटर लिंच भाई साहब, अब कुछ लोग बोलोगे उनके पास तो 1400 स्टॉक्स थे भाई उनके पोर्टफोलियो में, बिल्कुल सही, लेकिन आर्किटेक्चर इससे बिल्कुल अलग थी। ये स्मॉल कैप फंड से उनके पोर्टफोलियो फ्रंट लोडेड था, हाईएस्ट कन्विक्शन आइडियाज में रियल वेट था। बाकी स्टॉक्स टाइनी टाइनी पोजीशंस ली थी, लेकिन जो उनके टॉप 20 पोजीशंस थे उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने एलोकेशन करके रखा था, जो कि यहां पर मिसिंग है। और एक बात, लिंच भाई साहब ने 13 साल में नेगेटिव किया। ये सुनो, 2 रिसेशंस आए थे तब नेविगेट किया, 2 ऑयल क्राइसिस आए थे, यूएस इन्फ्लेशन आया था, तब भी 13 से 14% का वहां पर सीएजीआर उनका चल रहा था। और इंटरेस्ट रेट जब 20% था, ब्लैक मंडे आया जब डाउ जोन्स एक बार में 22.5 या 22.6% गिर गया था, ये सारी चीजें होने के बावजूद 29.2% का सीएजीआर चल रहा था वर्सेस इंडेक्स जो समय पे 15.5 या 15.8% चल रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर तुम लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स में क्वालिटी के साथ रहे तो सब कुछ नेविगेट हो जाता है। रिसेशंस भी हो जाते हैं, वॉर्स भी हो जाती है, ट्रम्प भाई साहब जो नौटंकी कर रहे हैं वो भी हो जाएगा, सारी नॉइज निकल जाएगी, इंटरेस्ट रेट हो गया, पॉलिटिकल ड्रामा हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब नेविगेट हो जाएगा। तो नॉइज से मत डरो। यूएस क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, ऑयल कहां जाएगा, ये सब नॉइज है। सिर्फ 2 चीजें मैटर करती हैं, पहला बिजनेस की क्वालिटी और तुमने उसके लिए कितना पे किया, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अगेन अ डिस्क्लेमर,
क्योंकि पूरी दुनिया इस पर्टिकुलर फंड के बारे में तारीफ करती रहती है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा, कभी भी किसी म्यूचुअल फंड को आप 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे जज मत कीजिए। उसमें एक मार्केट साइकिल देखिए हमेशा, जो एटलीस्ट 7-8 साल का हो। दोनों सेम चीज नहीं होती। देखिए, रियल स्किल और रियल ट्रैक रिकॉर्ड दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है। आप लोगों के लिए हिंट देता हूं, दिसंबर 2024 से लेके अभी तक की म्यूचुअल फंड रिटर्न देकर फिर आपको समझ में आएगा। अपना पैसा उन फंड मैनेजर्स के साथ रखो जो एक्चुअली तुम्हारे इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए पोजीशन है, ना कि अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, बेस्ट इन्वेस्टर विंडशील्ड देख के इन्वेस्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो किसी चाहने वाले को जो एसआईपी रेगुलर कर रहा है, ब्लाइंडली कर रहा है, उसको ज़रूर भेजो, उसके साथ शेयर करो। बिकॉज यहाँ पर मैंने बातों बातों में आपको वो फ्रेमवर्क भी दे दिया है जो आपको डिसाइड करना है बिफोर एंटरिंग इनटू अ म्यूचुअल फंड, बिफोर डूइंग एन एसआईपी। बिकॉज आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि भैया हम तो 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो। वीडियो में कुछ भी पसंद आए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।